Morning students, welcome back to digital platform of Career Tech Academy. Career Tech Academy के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से सभी का स्वागत है। पिछले सेशन में हमने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके इम्पोर्टेंट फंक्शंस के बारे में बात की थी। आज इस नए सेशन में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लासिफाई करना चाहें तो हम कई प्रकार से कर सकते हैं, बट अगर वर्किंग के हिसाब से देखें तो हमारे पास मुख्यतः कुछ जो इम्पोर्टेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, उनमें से पहला है आपका बैच प्रोसेसिंग सिस्टम या बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर का और कंप्यूटर का इंटरेक्शन कम से कम होता है। जब हमें कोई काम करवाना होता है तो हम पहले जो जितने भी यूजर होते हैं वो सब क्या करते हैं, अपने डेटा को और प्रोग्राम को इनपुट करके, जैसे कि कुछ इनपुट डिवाइस पहले चला करते थे, पंच कार्ड वगैरह, उस पर अपना इनपुट तैयार करके रख देते थे। ओके, एक बार इनपुट तैयार हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक जैसे जितने भी काम हैं उन सबका एक समूह बनाते थे और इस समूह को कहते थे बैच, और फिर उस बैच को एक साथ कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए दे देते थे। अब हमारा कंप्यूटर एक एक करके एक टास्क उठाएगा, एक जॉब को उठाएगा, उसको पूरा करेगा, फिर दूसरा जॉब उठाएगा, उसको पूरा करेगा, एंड सो ऑन। द यूजर ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। वो कंप्यूटर से डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं करेगा, करेगा भी तो केवल इनपुट के लिए, इनपुट के दौरान अलग, प्रोसेसिंग के दौरान वहां पे इनपुट आपके कंप्यूटर से इंटरैक्ट नहीं करेगा। Each user prepares his jobs on an offline device. वो पहले ऑफलाइन डिवाइस पे, जैसे पंच कार्ड वगैरह हुआ, उस पर अपना क्या करेगा, जॉब को भी, जो भी कार्य है उसको तैयार करेगा, एंड सबमिट्स टू द कंप्यूटर ऑपरेटर, और उसको कंप्यूटर ऑपरेटर को दे देगा। To speed up the processing, jobs with similar needs are batched together and run as group. हमारी प्रोसेसिंग को तेज करने के लिए जो एक जैसे कार्य है, एक जैसे जॉब है, उनको एक ग्रुप बना करके, एक बैच बना करके कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए सबमिट कर दिया जाता है। अब इस प्रोसेसिंग के दौरान हमारा इनपुट डिवाइस से या किसी और से इंटरेक्शन कम से कम होगा। जो भी इनपुट डिवाइस होगा केवल डेटा लेने के लिए, बाकी प्रोसेसिंग करके वो रिजल्ट देता जाएगा। ये है हमारा कौन सा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अगला जो हम लोग पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, बैच सिस्टम की कुछ कमियों के बारे में बात कर लें। हमारे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, जैसे इसमें लैक ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द जॉब। इसमें जब एक बार आपने अपना काम कंप्यूटर को सबमिट कर दिया, उसके बाद यूजर का हमारे कंप्यूटर से इंटरेक्शन लगभग खत्म हो जाता है। अगर इंटरेक्शन होगा थी तो वहां पर केवल आउटपुट मीडिया को चेंज करने के लिए होता था। यानी ये एक तरह से अच्छा भी है, एक तरह से खराब भी है। अच्छा ये है कि बार बार यूजर का इंटरेक्शन करने की जरूरत नहीं, यूजर का इंटरेक्शन होगा तो प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगा, ये अच्छा ही है। बट बुराई ये है कि अगर बीच में कोई गड़बड़ हुई तो वो गड़बड़ी आगे भी हो सकता है, कंटिन्यू होता रहे। तो यहाँ पर जब भी आप बैच प्रोसेसिंग सिस्टम को अपना काम सौंपते हैं तो उसके पहले आप इनपुट आउटपुट सारा कुछ परफेक्टली तैयार करने के बाद ही हम उसको कंप्यूटर को, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को काम सौंपते हैं। CPU is often idle because the speed of mechanical I/O device is slower than the CPU. अब हमारा अधिकतम समय इनपुट तैयार करने में जाता है ऑफलाइन,
तो अधिकतम समय में हमारा सीपीयू खाली बैठा रहता है। तो सीपीयू का जो जिसे कहते हैं ऑप्टिमम इस्तेमाल, समुचित इस्तेमाल इसमें नहीं हो पाता है। बट एक बार जब प्रोसेसिंग शुरू होती है तो काम बहुत तेजी से चलता रहता है। केवल आपको आउटपुट डिवाइस को संभालना पड़ता है, उसमें जो आउटपुट मीडिया सही से पड़ा रहे वो हमको देखना रहता है। तीसरा, इट इज डिफिकल्ट टू प्रोवाइड द डिजायर्ड प्रायोरिटी। अगर इसमें किसी काम को पहले करना चाहे प्रायोरिटी बेसिस पे वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सारे जॉब को वो एक जैसा मान लेता है, एक समान मान लेता है, और जिस ऑर्डर में वो बैच में होगा उसी ऑर्डर में उसको एग्जीक्यूट करेगा। इसमें अलग से कोई प्रायोरिटी डिसाइड नहीं की जा सकती, क्योंकि बीच में अगर करना भी चाहे तो ह्यूमन इंटरेक्शन है ही नहीं, तो वहां पर ये काम नहीं हो सकता है। अगला ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी टाइम शेयरिंग क्या है इसके बारे में हमने पिछले टर्म पे बताया था। एक बार फिर से समझ लीजिए, हमारा प्रोसेसर बाकी डिवाइसेस की तुलना में, बाकी डिवाइस जैसे कि आपका इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस वगैरह वगैरह, इन सभी की तुलना में हमारा जो प्रोसेसर है ये कई हजारों गुना ज्यादा फास्ट है, कई हजारों गुना। तो जिस दौरान हमारे प्रोग्राम में इनपुट हो रहा होगा उस दौरान प्रोसेसर को वेट करना पड़ेगा कि जब इनपुट का काम पूरा होगा, जैसे प्रोग्राम में कोई इनपुट आया तो इनपुट लेगा, जिस दौरान इनपुट पूरा हो रहा होगा उस समय आपका प्रोसेसर फिर से आइडल बैठा रहेगा, यानी कि हम अपने प्रोसेसर का समुचित इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो टाइम शेयरिंग सिस्टम में यह देखा जाता है कि हम कैसे एक ही कंप्यूटर पे कई कार्य एक साथ कर सकें। तो हम करते क्या है कि हमारा जो प्रोसेसर है उसके काम को, उसके टाइम को, प्रोसेसर के टाइम को बहुत छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं। इस छोटे इंटरवल का मान लेते हैं कि अगर 10 माइक्रो सेकेंड्स है तो हम इसको बोलते हैं क्वांटा। आपके प्रोसेसर का टाइम क्वांटा अगर 10 माइक्रो सेकेंड्स का है, इसका मतलब क्या हुआ, हर एक प्रोसेस जो इस समय एग्जीक्यूट हो रहा होगा सबको बारी बारी से 10 माइक्रो सेकेंड का क्वांटा मिलेगा। उस दौरान अगर प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ तो उसके स्टेटस को सेव करेगा, कहां तक काम किया है, फिर अगले प्रोसेस को लोड करेगा, उसको रन करेगा, रन करने के बाद 10 माइक्रो सेकेंड का क्वांटा जैसे ही पूरा होगा उसको सेव करेगा, अगला उठा लेगा एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं कि टाइम शेयरिंग एक टेक्निक है जिसमें हम कई व्यक्ति को, अब जैसे मान लेते हैं हमारा कंप्यूटर ये है, मेन कंप्यूटर ये है, और इस कंप्यूटर से टर्मिनल के थ्रू कई अलग अलग यूजर जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो कई यूजर एक ही कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, प्रोसेसर हमारा यहीं पर है, बाकी सब टर्मिनल्स हैं, कीबोर्ड, मॉनिटर, ठीक है। तो कई यूजर एक साथ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकते हैं। और ऐसा ही नहीं, कई यूजर के साथ हर यूजर कई काम भी एक साथ कर सकता है, मल्टी यूजर एज वेल एज मल्टी टास्किंग। तो ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही संभव हो पाता है। टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग is a logical extension of multi-programming. The processor time which is shared among multiple users simultaneously
is termed as time sharing. ये टाइम शेयरिंग या मल्टीटास्किंग है, ये मल्टी प्रोग्रामिंग का ही एक एक्सटेंशन है, जो कि करता क्या है, प्रोसेसर के समय को छोटे छोटे भागों में बांटकर बारी बारी से सभी यूजर्स को या सभी टास्क को देता है, और एक साथ प्रतीत हमको होता है कि सारे एक साथ काम हो रहे हैं, जबकि वास्तव में वो एक के बाद एक कार्य कर रहा होता है। ठीक है ना? हमारा टाइम क्वांटा इतना कम होता है कि हमें लगता है कि जैसे अब 4 लोगों का टाइम क्वांटा 4 बार 10 माइक्रोसेकंड, 40 माइक्रोसेकंड, 40 माइक्रोसेकंड तो हम समझ भी नहीं पाएंगे कितना, 1 सेकंड से भी कम समय है, तो उसमें हमें लगता है जैसे हमारा ही काम लगातार चल रहा है। The main difference between multi-programming batch system and time-sharing system is that in case of multi-program batch system, the objective is to maximize processor use, whereas in the time-sharing system, the objective is to minimize the response time. Batch प्रोसेसिंग में जब हम लोग का यूज करते हैं, वहां पे मल्टी प्रोग्रामिंग अगर यूज कर रहे हैं, एक साथ कई काम कर रहा है, तो वहां पे हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है उसका प्रोसेसर खाली ना बैठे। यहां पे क्या है, टाइम शेयरिंग सिस्टम में हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये होता है कि हमारे यूजर को रिस्पॉन्स तुरंत का तुरंत मिले, उसको ज्यादा देर तक वेट ना करना पड़े। ठीक है ना? That is the basic difference between multi-program batch operating system and time-sharing operating system. Multiple jobs are executed by the CPU by switching between them. हमारे time-sharing system में क्या करता है, जो CPU है यानी कि प्रोसेसर है, वो बारी बारी से हर एक जॉब को समय देता है, और वो इतनी तेजी से स्विच करता है कि लगता है कि हमें वेट करना नहीं पड़ा, हर यूजर को तो लगभग तुरंत ही रेस्पॉन्स मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग द प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स ईच यूजर प्रोग्राम इन अ शॉर्ट बर्स्ट और क्वांटम ऑफ कंप्यूटेशन। दैट इज, इफ यूजर्स आर प्रेजेंट, then each user can get a time quantum when the user submits the command, and response time is in few seconds at most. यही चीज जो अभी हमने बताया कि जब कई यूजर हैं और सबने अपना अपना काम कंप्यूटर को दे रखा है करने के लिए, तो वहां पर क्या होता है कि हमारे टाइम क्वांटम के हिसाब से बारी बारी से हर यूजर के काम को करता है। अब चूंकि ये टाइम क्वांटम बहुत ही छोटा होता है, हमारे लिए तो वो नगण्य है, बट कंप्यूटर के लिए बहुत बड़ा टाइम है, तो हमें अपना जॉब सबमिट करने से लेकर के जॉब का रिजल्ट दिखने तक में समय बहुत कम लगता है। और चूंकि ये इतने कम ड्यूरेशन का क्वांटा होता है कि हमें लगता है कि लगातार वो हमारा ही काम कर रहा है, यानी कि सभी यूजर को लगता है कि उनके काम लगातार चल रहे हैं, यानी कि उनको लगता होगा कि और कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ टाइम शेयरिंग सिस्टम। इसमें होता क्या है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सीपीयू की शेड्यूलिंग करता है, हर एक यूजर के प्रोग्राम को सीपीयू प्रोसेसर का टाइम एलोकेट करता है, और वैसा एलोकेट करने के कई अलग अलग तरीके होते हैं। इसीलिए शुरुआत में जो हमारे कंप्यूटर बनाए गए थे, जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते थे, बैच प्रोसेसिंग के आधार पे काम करते थे, उनको धीरे धीरे चेंज किया गया टाइम शेयरिंग पे, क्योंकि उसमें होता क्या था कि भले ही वो हम कई सारे जॉब्स देते थे, अलग अलग बैच देते थे, जब तक एक बैच कंप्लीट नहीं होगा दूसरा बैच का शुरुआत नहीं हो सकता। अगर मान लेते आपने 10 बैच दिए हैं, तो एक बैच को खत्म होने में सपोज आधे घंटा लगने वाला है, तो दूसरे बैच की को क्या करना पड़ेगा,
आधे घंटे तक बैठ करके इंतजार करना पड़ेगा अपने आउटपुट के लिए। तीसरे वाले बैच को सपोज दूसरे बैच में 20 मिनट लगने वाला है तो कुल 50 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। वहां पे वेट टाइम बहुत ज्यादा होता था बैच प्रोसेसिंग में, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे लगभग तुरंत सबको रिस्पॉन्स मिलता है। इसीलिए अब धीरे धीरे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम मॉडिफाई होकर के सब टाइम शेयरिंग टेक्निक पे काम करने लगे हैं। तो टाइम शेयरिंग सिस्टम का जो सबसे बड़ा एडवांटेज हमें दिखाई दे रहा है कि हमें तुरंत का तुरंत रिस्पांस मिलना शुरू होता है। टाइम शेयरिंग में हमें इनपुट रिस्पांस टाइम का मतलब क्या है, इनपुट सबमिट करने से लेकर के आउटपुट दिखना शुरू होने के बीच का जो समय है दैट इज नोन एज रिस्पांस टाइम। तो हमारा रिस्पांस टाइम बहुत ही कम होता है। दूसरा, इट अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। इसमें हमें सॉफ्टवेयर को डुप्लीकेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, काम को डुप्लीकेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तीसरा, इसमें सीपीयू को कम से कम समय खाली रहने दिया जाता है, क्योंकि कई काम दे दिए गए, सबके बारी बारी से रोटेट करता रहेगा तो सीपीयू को खाली बैठने का समय मिलेगा ही नहीं। आगे बात करते हैं, जब एडवांटेज होगा तो डिसएडवांटेज भी होगा। हमारे टाइम शेयरिंग सिस्टम का जो डिसएडवांटेज की बात कही जाए तो सबसे पहला है प्रॉब्लम ऑफ रिलायबिलिटी। इसमें कभी कभी सिस्टम फेल हो जाता है, तो जहां कहीं भी फेलियर होगा, देखिए बहुत ही स्वाभाविक सी बात है फेलियर। तो टाइम शेयरिंग टेक्निक में जब हमारा सिस्टम फेल होता है तो वहां पर उसको दोबारा उसी समय उसी जगह से रिकवर करने में बड़ी समस्या होती है, इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा सा कम रिलायबल होता है। दूसरा, क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ यूजर प्रोग्राम एंड डेटा। यहाँ पे हमारा टाइम शेयरिंग में अक्सर इंटीग्रिटी सिस्टम की इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी पे रिस्क बना रहता है। और तीसरा, प्रॉब्लम ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। दोनों कई प्रोसेस चल रहे हैं तो उनके बीच में डेटा कम्युनिकेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स है टाइम शेयरिंग सिस्टम की। इसके बाद जो अगला बहुत ही आजकल पॉपुलर होता जा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास एक सर्वर के बजाय कई सर्वर्स होते हैं, ठीक है, और ये सर्वर रिमोट लोकेशन यानी दूर दूर होते हैं। ओके, मान लेते हैं ऐसा ना होता, हमारे पास एक ही सर्वर होता। सपोज अगर हम सेंट्रलाइज सर्वर की बात करें, सपोज एक सर्वर है और इस सर्वर पे हमारे पास बहुत बड़ा डेटाबेस है और इससे हमारे सारे यूजर कनेक्टेड हैं, एक ही सर्वर से हमारे सारे यूजर कनेक्टेड हैं। तो इसमें जो ड्रॉबैक हमें दिखेगा वो क्या दिखेगा? सबसे पहला ड्रॉबैक तो ये हुआ, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको सोचने में ज्यादा आसानी हो, मान लेते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और पूरे देश में हर राज्य में, राज्य के हर जिले में, हर जिले के कई हर शहरों में, कस्बों में, गांव में उसके ब्रांचेस हैं। ये तो आप सब जानते हैं। और हर एक ब्रांच में कई कई यूजर्स हैं। और अब हमारे जो ब्रांचेस है सभी के सभी कंप्यूटराइज्ड हो गए, सब ऑनलाइन हो गए। तो अगर सर्वर एक होगा तो सोचो कितने यूजर का डेटा यहाँ पे होगा, करोड़ों अरबों लोगों का यहाँ पे डेटा है, ठीक। तो पूरा का पूरा डेटाबेस का बोझ किस पर है? इस सर्वर पे है। सर्वर के ऊपर बोझ बहुत ज्यादा है। अब वो अरबों यूजर एक साथ अगर काम करना चाहें, हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है, बट फर्ज करो कि नोटबंदी एक बार फिर से हो जाए, लोगों को पता हो जाए कि नोटबंदी होने वाला है,
या बैंक सारे में कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, सब अपना पैसा निकालने पहुंच जाए एक साथ, तो सोचो इस सर्वर का क्या हाल होगा। सर्वर डाउन हो जाएगा, सर्वर फेल हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं सेंट्रलाइज्ड सर्वर में क्या प्रॉब्लम होता है। एक तो पूरा का पूरा बोझ उसी सर्वर पे होता है, एक साथ कितने से यूजर का ट्रांजैक्शन का बोझ भी उसी सर्वर पे होता है। और अगर खुदा ना खास्ता है कि सर्वर फेल हो गया तो एक भी यूजर को डेटा उपलब्ध नहीं होगा। तो आजकल का जो नया कंसेप्ट आ गया है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग का। अब इन्होंने क्या किया है कि जैसे बैंक की एग्जांपल है, इन्होंने अपने जोनल सर्वर्स बना दिए। नॉर्थ जोन का सर्वर अलग होगा, नॉर्थ जोन का सर्वर अलग होगा, ईस्ट और वेस्ट के अलग हो गए, साउथ का अलग हो गया, सेंट्रल जोन का अलग हो गया, और सारे सर्वर्स आपस में कनेक्टेड हैं। और इस पूरे बोझ को हर सर्वर पे डालने के बजाय इन्होंने क्या किया, जोन वाइज डेटाबेस बना दिया। नॉर्थ जोन का डेटाबेस यहां होगा, साउथ जोन का यहां होगा, वेस्ट जोन का यहां होगा, ईस्ट जोन का यहां होगा और सेंट्रल जोन का यहां होगा। तो अब हुआ क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट से हमारे सर्वर पे जो पूरे पूरे एंटायर डेटाबेस का बोझ था वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर आपको 1000 लोगों की जिम्मेदारी दी जाए वो आप अच्छा निभाओगे, या केवल 20 लोग की जिम्मेदारी दी जाए वो ज्यादा अच्छा निभाओगे। आंसर आपको खुद पता है कि अगर मुझे 10 या 20 लोग की जिम्मेदारी दी जाए तो मैं उसे ज्यादा अच्छी तरह से निभा पाऊंगा। ऐसा नहीं कि 100 नहीं निभाऊंगा उसमें भी, पर उसमें मेरी समस्या बढ़ जाएगी और इतने लोगों को जो मुझसे जुड़ेंगे वो भी शायद उतने अच्छे से संतुष्ट नहीं होंगे। बट अगर मेरा 100 का बोझ कम करके 20 पे कर दिया जाए तो मैं अब इन लोगों को ज्यादा अच्छी तरह से संतुष्ट कर पाऊंगा, उनकी प्रॉब्लम्स को ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाऊंगा और उनको अच्छी सेवाएं दे पाऊंगा। आप समझ सकते हैं, यही यहाँ पे हो रहा है, जिम्मेदारी बढ़ गई। अच्छा, केवल यही जिम्मेदारी नहीं बटी, अब जो नॉर्थ जोन के यूजर्स हैं वो यहाँ से कनेक्ट, इस सर्वर से डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे, जो सेंट्रल जोन वाले वो इस सर्वर से कनेक्टेड होंगे, ईस्ट वाले यहाँ से कनेक्टेड होंगे, वेस्ट वाले यहाँ से, साउथ वाले यहाँ से। तो नंबर ऑफ यूजर के ट्रांजैक्शन भी बढ़ गए। तो हमारे पास हर एक सर्वर के ऊपर बोझ कम पड़ गया। तो इससे एडवांटेज क्या हो गया कि हमारे प्रोसेसर की, हमारे सर्वर की प्रोसेसिंग और ज्यादा फास्ट हो गई। ठीक है, समझ में आ रही बात। हमारे जो भी काम हो रहे हैं वो रियल टाइम में हो रहा है। अभी आगे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो जॉब हमारे जो है, टास्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए अलग अलग सर्वर पे। अब जैसे मान लेते हैं एक यूजर जो है ईस्ट जोन का है, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति कलकत्ता में जिसका अकाउंट है वो घूमने के पर्पज से आ जाता है दिल्ली में जो कि नॉर्थ में है। तो अब दिल्ली में क्या, अगर वो अपना पैसा निकालना चाहे एटीएम के थ्रू, नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। अब निकलने का तरीका क्या बदल जाएगा? आंसर इज नो, बिल्कुल वही तरीका है। वही एटीएम के मशीन के मुंह में अपना प्लास्टिक वाला कार्ड डालेगा, उस पे ऑप्शन आएगा, वो अपना पिन डालेगा, फिर मेन्यू दिखाएगा, पैसा निकालने का ऑप्शन पूछेगा कितना निकालना है, आप वो डालेगा और पैसा निकल के उसके हाथ में आ जाएगा। जैसे वो कलकत्ता में निकालता था वैसे ही दिल्ली में निकालेगा, वहां पे कोई फर्क नहीं पता चलेगा। उसे यूं लगेगा कि मेरा अकाउंट दिल्ली में भी है। यानी कि उसको हो गया लोकेशन ट्रांसपेरेंसी। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे यूजर को ये आभास भी नहीं होने दिया जाएगा भाई आपका तो अकाउंट कलकत्ता में है, थोड़ा इंतजार कर लो भाई, थोड़ा समय लगेगा। नो, नथिंग लाइक दैट। यहाँ का सर्वर पहले अगर किसी ने रिक्वेस्ट किया नॉर्थ जोन के सर्वर से
तो पहले उसको लोकल डेटाबेस में देखेगा क्या उसका इस डेटाबेस में उसका अकाउंट है, नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसके पास एक ग्लोबल डिक्शनरी भी होती है, ग्लोबल डेटाबेस भी होता है, उससे पता लग जाता है कि ये पर्टिकुलर डेटा किस सर्वर पे होगा, तो अपने रिक्वेस्ट को इंटरनेट के माध्यम से उस सर्वर पे डायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग होगी, रिजल्ट यहाँ पे आएगा और ये उसको रिजल्ट दे देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग में कि हमारे पास लोकेशन ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए और ये मिलती है। That is very important thing that we get in distributed processing. सारे प्रोसेसर आपस में कम्युनिकेट करके हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और केवल इतना ही कि जॉब डिस्ट्रीब्यूट हो गए, अब यहाँ पे हमारे पास सब मिलजुल करके भी प्रोसेसिंग करते हैं। जैसे कि जब बैलेंस शीट बनाया जाता है, पूरे बैंक का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, तो आप सोचो हर एक ब्रांच का डेटा खाता खंगाल करके उसका प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, अगर एक एक पूरा का पूरा काम एक ही सर्वर को दे दिया जाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सब कंट्रीब्यूट करके अपने अपने ब्रांच के अपने अपने जोन के डेटाबेस का बनाते हैं, बाद में सबको मिला जुला करके समराइज करके पूरे बैंक का साल भर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है। यानी कि सब मिलजुल करके भी काम कर रहे हैं, अलग अलग काम को डिस्ट्रीब्यूट करके भी कर रहे हैं। एक ही काम को 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया या फिर अलग अलग काम को अलग अलग 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग में दोनों तरह के काम होते हैं। The processor communicate with one another through various communication lines such as high speed buses or telephone lines. ये जो आपस में सर्वर्स कम्युनिकेट करते हैं ये इंटरनेट के माध्यम से, चूंकि रिमोट है तो ऐसा तो हम लोग सोच भी नहीं सकते कि वहां से वहां तक एक स्पेशल तार दौड़ाई जाएगी। सब इंटरनेट के लाइन के माध्यम से आपस में जुड़े रहते हैं। These are referred to as loosely coupled systems or distributed systems. देखिए एक चीज और समझ लीजिए, दो टर्म है, एक लूजली कपल्ड सिस्टम और एक टाइटली कपल्ड सिस्टम। दोनों के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको समझा दूं जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। जहां कहीं भी मल्टी प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, जहां कहीं भी मल्टी प्रोसेसर होता है यानी प्रोसेसर एक से अधिक है, अगर मेन मेमोरी एक है, प्रोसेसर कई है, P1, P2, P3, मान लो 3 प्रोसेसर है, बट सबके पास मेमोरी एक ही है, ये एक ही मेमोरी सभी शेयर कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे टाइटली कपल्ड सिस्टम। क्या कहेंगे? tightly coupled system. If multiple processors are connected with each other and they share one common memory, main memory, अगर वो एक ही मेन मेमोरी को शेयर कर रहे हैं तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं टाइटली कपल्ड सिस्टम। बट अगर ऐसा सिनारियो है कि हर एक प्रोसेसर के पास अपना एक अलग मेमोरी है, मेन मेमोरी सबका अलग है, यहाँ पे मेन मेमोरी सबका सेम है, ये प्रोसेसर P1 है, ये प्रोसेसर P2 है, ये प्रोसेसर P3 है, सबके पास अपना एक डेडिकेटेड अलग से मेमोरी है, मेन मेमोरी है, तो ऐसे सिस्टम जब आपस में मिलजुल करके काम करते हैं तो इनको कहते हैं लूजली कपल्ड सिस्टम। आई होप आपको टाइटली कपल्ड सिस्टम और लूजली कपल्ड सिस्टम के बारे में अंतर पता लग गया होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग की जब हम बात करते हैं तो वहां पे हमारे सिस्टम कैसे होते हैं? लूजली कपल्ड होते हैं, यानी कि हर एक सर्वर के पास अपना अलग का मेमोरी सिस्टम होता है, वो शेयर नहीं करते, राइट? The processors in a distributed system may vary in size and function. These processors are referred to as sites or nodes or computers, etc.
डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग भाषा में हम लोग उसको साइट कहते हैं, नेटवर्किंग भाषा में हम लोग उसको नोड कहते हैं। बट अगर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात करें तो जितने भी सर्वर अलग अलग होते हैं उनको हम लोग कहते हैं दे आर साइट्स। और हर एक साइट के जो कंप्यूटर होंगे अगले साइट के कंप्यूटर से क्षमता में और फंक्शनिंग में हो सकता है सेम हो सकता है डिफरेंट हो। ऐसा कोई जरूरी कि सारे एक जैसे होने चाहिए। हो सकता है उनकी क्षमता भी अलग हो सकता है उनके कार्य भी अलग हो, ये भी संभव है। इज दैट क्लियर? तो अब लगे हाथ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के एडवांटेजेस की बात कर लें। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि हम रिसोर्सेज का बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल करते हैं। एक ही साइट के जो रिसोर्स है उसको वहां से जो डायरेक्टली कनेक्टेड लोग हैं वो तो इसको यूज कर ही रहे हैं, बट किसी दूसरे साइट के व्यक्ति भी उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिसोर्सेज का समुचित इस्तेमाल होता है, ऑप्टिमम यूज होता है। ठीक है। दूसरा चीज, इसमें डेटा का जो एक्सचेंज होता है एक सर्वर से दूसरे सर्वर के बीच में, इसको मैक्सिमाइज किया जाता है हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन से, क्योंकि हमें देना है लोकेशन ट्रांसपेरेंसी। किसी दूसरे जोन के यूजर को जब इस जोन में आए तो उसको आभास ना लगे कि चूंकि वो दूसरे जोन का है इसलिए उसके काम को करने में समय लग रहा है। अगर इंटरनेट कनेक्शन फास्ट है तो ये मैटर ऑफ सेकंड्स होता है, उतने सेकंड में वो सर्वर से कनेक्ट करेगा, उसका पिन नंबर वेरीफाई होगा, बैलेंस चेक होगा और काम जैसे यहाँ पे हो रहा है वैसे वहां पे होगा। तो यहाँ पे हाई स्पीड कम्युनिकेशन संभव होता है। इफ वन ऑफ द साइट्स, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, जरा ध्यान से सुनिए। इफ वन ऑफ द साइट in the distributed system fails, the remaining sites can still be working. They can continue to serve. अगर 4 सर्वर है उसमें से एक सर्वर फेल हो जाए तो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम फेल नहीं हुआ, अभी भी 3 सर्वर काम कर रहे हैं। एक सर्वर और उससे कुछ रिलेटेड लोग उससे प्रभावित होंगे, बट पूरे के पूरे जो यूजर है वो प्रभावित नहीं होंगे। तो ये एक इसका बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। कभी भी सिस्टम की अवेलेबिलिटी 0 नहीं होती है। और इसी में अगर हमने डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग में अगर हमने डेटाबेस को डिस्ट्रीब्यूशन के साथ रेप्लिकेशन भी कर दिया, जैसे एक सर्वर पे 2 जोन के डेटा को हमने कॉपी कर दिया, तो इससे एडवांटेज ये हो जाएगा कि डेटा अवेलेबिलिटी कभी भी 0 नहीं होगी, हमेशा 100% रहेगी। अगर वहां पे नहीं मिल रहा है तो दूसरे सर्वर से डेटा मिल जाएगा। हालांकि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, हमारा डेटा अपडेशन का कॉस्ट बढ़ जाएगा, बट डेटा अवेलेबिलिटी हमेशा 100% रहेगा। जैसे कि हम बता दें, मान लेते हैं हमारे पास 3 सर्वर है, S1, S2, S3। ये 3 साइट्स हैं और डेटाबेस B था, इसके हमने 3 टुकड़े किए, D1, D2, D3। D1 यहां पे रखा और D3 यहां रखा, यहां पे D2 और D1 रखा, यहां पे D2 और D3 रखा। अब देखिए, अगर ये टुकड़ा ये सर्वर फेल भी कर गया तो यहाँ पे D1 था, D1 कहां से उपलब्ध होगा? यहां से उपलब्ध होगा। यहाँ पे D2 था तो D2 कहां से उपलब्ध होगा? यहां से उपलब्ध होगा। यानी डेटा अभी भी उपलब्ध होता रहेगा। इसी प्रकार से अगर ये फेल नहीं हुआ, ये सही है और ये फेल हो जाएगा तो D1, D2, D3 यहां से और यहां से उपलब्ध होता रहेगा। डेटा की अवेलेबिलिटी हमेशा 100% होगी, जब तक कि सारे के सारे सर्वर या 2 सर्वर एक साथ फेल ना हो जाए। ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि कभी कभी सारे के सारे एक साथ फेलियर हो जाए।
इज इट क्लियर? ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि डेटा अवेलेबिलिटी कभी भी जीरो नहीं होती है। इससे हमारे कस्टमर्स को बेहतर सुविधाएं मिलती है। भाई हमारा हर जगह डेटा मिल रहा है और वहां पे लोकेशन ट्रांसपेरेंसी है, तो जाहिर सी बात है कि हम सेटिस्फाइड होंगे। रिडक्शन ऑफ द लोड ऑन द होस्ट कंप्यूटर, हमने बताया कि लोड का बंटवारा हो गया इन द टर्म्स ऑफ डेटाबेस एज वेल एज यूजर। यूजर के ट्रांजैक्शन भी बढ़ गए और साथ ही साथ डेटाबेस भी बढ़ गया। रिडक्शन ऑफ डिले इन डेटा प्रोसेसिंग, क्योंकि हमारे सर्वर बहुत ही हाई कैपेसिटी के हैं और उनके बीच के जो कम्युनिकेशन है वो भी इंटरनेट के सैटेलाइट लिंक से जुड़े होते हैं सर्वर, तो वो बहुत ही फास्ट होता है। तो इसमें हमारा हाई स्पीड की डेटा प्रोसेसिंग होती है ना? तो ये एक बहुत ही एडवांटेजेस है फॉर द यूजर एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन। अब आ जाते हैं अगले ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा हाँ, एक हमने तो उसका डिसएडवांटेज तो चर्चा ही नहीं की, लगे हम डिसएडवांटेज भी चर्चा कर लें। एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगा, और उसका डिसएडवांटेज क्या है? उसका कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग इज वेरी 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 हाई। और एक और डिसएडवांटेज है, उसके लिए सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं करेगा, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। उसके बीच में सिंक्रोनाइजेशन, अपडेशन वगैरह बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होते हैं। तो सॉफ्टवेयर का कॉस्ट भी, तो हार्डवेयर बहुत ही हाई कैपेसिटी के होते हैं, साथ ही साथ इसके सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, उसका कॉस्ट भी बहुत हाई होता है। और इसमें दो तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ता है, एक सेंट्रलाइज्ड और एक डिस्ट्रीब्यूटेड एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ये भी एक समस्या है। आई होप हमने जो बताया वो आपकी समझ में आया होगा। अब हम आते हैं अगले ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जो कि है हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पे जो हम लोग अभी इसके पहले सेंट्रलाइज्ड सिस्टम की बात करते थे, सेंट्रलाइज्ड सर्वर की बात करते थे, उसको रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास जो सर्वर होता है उस पर हमारे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रन करते हैं। इन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग अलग इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जैसे फाइल सर्विंग। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल सर्वर भी होता है, उसका एक पार्ट। उसका काम है एक सेंट्रल लोकेशन पे फाइल्स को स्टोर करके रखना, और यूजर चाहे जहां से बैठा हो वहां से अपने इस फाइल को एक्सेस कर सकता है। जैसे दूसरा है डिवाइस मैनेजमेंट। अगर हमारे पास कोई डिवाइस शेयर है तो यूजर कहीं भी नेटवर्क में बैठा हो उस डिवाइस को एक्सेस करेगा। तो डिवाइस मैनेजमेंट का काम भी आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। आपका सॉफ्टवेयर सर्विंग, हमारा सर्वर पे ही सारे सॉफ्टवेयर लोडेड है, व्यक्ति को अपने सिस्टम पे उस सॉफ्टवेयर को यूज करना है तो वहां से बैठे बैठे करेगा। ये सारी चीजें हमारे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दी होंगी। प्रिंट सर्विंग, प्रिंटर की सर्विंग करना है, बहुत अलग अलग तरह के काम करता है। A network operating system runs on a server and provides the server the capability to manage data, user groups, security, application and other networking functions। यानी कि एक सर्वर पे रन करता है और वो क्या क्या सुविधा देता है? डेटा मैनेजमेंट, यूजर मैनेजमेंट, ग्रुप मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, एप्लीकेशन मैनेजमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। The primary purpose of the network operating system is to allow file sharing। सबसे मुख्य उद्देश्य नेटवर्किंग का है ही वही, डेटा एंड डिवाइस शेयरिंग, डेटा एंड रिसोर्स शेयरिंग। डेटा शेयर होगा
और रिसोर्स भी शेयर होगा। डेटा हमारे फाइल्स में होते हैं, तो फाइल हमारा एक सेंट्रल सर्वर पे सेव्ड है, तो उसका रख रखाव, मेंटेनेंस वगैरह सब आसान है। उसको जब यूजर को आवश्यकता होगी वहां से उपलब्ध कराया जाएगा। बट यहां पर जब हमारा डेटा ऐसी जगह पे होता है तो एक बड़ा डिसएडवांटेज भी होता है भाई। क्या? सिक्योरिटी ऑफ द फाइल, सिक्योरिटी ऑफ द डेटा। तो यहां पर हमें जैसा पिछले क्लास में बताया था, दो लेवल की सिक्योरिटी है। एक ऑथेंटिकेशन यूजर नेम पासवर्ड से, दूसरा है ऑथराइजेशन, उनको परमिशन दिया जाता है कौन सा यूजर किस फाइल पे क्या क्या काम कर सकता है। तो यहां पे सिक्योरिटी मैनेजमेंट भी हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ओके, हमारे पास जो एग्जाम्पल की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे 2003 हुआ, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 2008 हुआ। ये सब स्पेशली नेटवर्क के लिए बनाए गए हैं, नेटवर्क बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो। इसी तरह से यूनिक्स, आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट, अभी तक कुछ समय तक तो मैं इसी को ही बेस्ट मानता था, बट अब इसके कंपैरिजन में बहुत सारे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए हैं। तो यूनिक्स इज वन ऑफ द बेस्ट नेटवर्क बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ओपन सोर्स है, बट ये भी बहुत अच्छा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक ओएस एक्स, मैकिंटोश, ये हमारा एप्पल के प्लेटफॉर्म पे नेटवर्क बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। नॉवल नेटवेयर की एक समय में बादशाहत होती थी। नॉवल नेटवेयर के ऊपर ही हमारे माइक्रोसॉफ्ट वाले भी अपनी नेटवर्किंग करते थे, बट धीरे से उन्होंने अपना खुद का नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया। BSD, ये सब अलग अलग तरह के हमारे नेटवर्क बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। एडवांटेज, इसके एडवांटेज क्या क्या है? सबसे पहला, सेंट्रलाइज्ड सर्वर जो कि हाईली स्टेबल होते थे। हमारे पास सारा सर्वर एक ही जगह पर है, तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना, उसका बैकअप लेना, उसका मैनेजमेंट करना बहुत ही आसान होता था। सिक्योरिटी इज सर्वर मैनेज्ड, है ना भाई, सर्वर पे ही उसकी सिक्योरिटी मैनेज की, एक ही जगह से सिक्योरिटी मैनेज हो रही है, तो वो ज्यादा अच्छी तरह से मैनेज होती है। Upgrades to new technologies and hardware can be easily integrated in the system. अगर हमें कोई चीज अपग्रेड करना है, सर्वर को अपग्रेड कर दिया, हर जगह यूजर को अपग्रेडेड मिलेगा। एक जगह अपग्रेड किया, हर जगह आपको अपग्रेडेड मिल रहा है। सी द ब्यूटी, आपका कॉस्ट कम हो गया। Remote access to server is possible from different location and types of system. अब हमारे पास यूजर अलग अलग सिस्टम से, अलग अलग टाइप के प्लेटफॉर्म से हमारे सर्वर को एक्सेस कर सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं कि उसके पास हाई एंड का प्रोसेसर हो, एक लोकल लो एंड के प्रोसेसर या केवल एक टर्मिनल से भी उसको एक्सेस कर सकता है। एंड व्हाट इज टर्मिनल? टर्मिनल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम इनपुट एंड सम आउटपुट डिवाइस विथ जीरो और सम प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज। एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगा ऑब्वियसली। अगर सर्वर ही फेल हो जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम खत्म। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सेंट्रलाइज्ड सर्वर का। दूसरा, हाई कॉस्ट ऑफ सर्वर। एक ही सर्वर होगा जिसपे सारा लोड होगा, तो इसका सर्वर बहुत ही हाई पोटेंशियल का होना चाहिए। और हमारा डिपेंडेंसी ऑन सेंट्रल सर्वर, सारा ऑपरेशन कौन करेगा? सेंट्रल सर्वर। तो पूरी तरह से हम डिपेंडेंट किस पे हैं? सेंट्रल सर्वर पे। वो फेल तो सब फेल। रेगुलर मेंटेनेंस और अपडेशन इसमें बहुत जरूरी है। समय समय पे अपडेट करना, उसको मेंटेनेंस देना बहुत जरूरी है। और जिस दौरान मेंटेनेंस के लिए सर्वर डाउन होगा, हमारे डेटा अवेलेबिलिटी जीरो हो जाएगा, जो कि बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। Isn't it? I hope आप लोग मुझसे एग्री करोगे। इसके बाद आता है हमारा अगला ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम लोग कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको हिंदी में वास्तविक समय प्रणाली कहें या रियल टाइम भी कह लें।
दो चीजें होती हैं। जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने इनपुट जॉब सबमिट कब किया, उसका आउटपुट मिला कब, ये बहुत बीच में गैप हो सकता है। बट कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ एप्लीकेशन हमारे ऐसे होते हैं कि जिनको तुरंत का तुरंत प्रोसेस करना अति आवश्यक होता है। अगर उसके प्रोसेसिंग को डिले कर दिया जाए, टाल दिया जाए, डिफर कर दिया जाए, तो उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो अलग मिल सकता है। हम बहुत सिंपल सा उदाहरण देते हैं, शायद आपकी समझ में आ जाए। मान लेते हैं कि एक लाइन में 25 लोग खड़े हैं रेलवे रिजर्वेशन कराने के लिए, बुकिंग कराने के लिए। I'm sorry। एक लाइन में 25 लोग खड़े हैं जो कि क्या करना चाहते हैं, टिकट बुक करना चाहते हैं। और आपको पता है किस तरह से होता है, जिसका नंबर आता है वो अपना फॉर्म देता है और क्लर्क उसको तुरंत का तुरंत करके रिजल्ट दे देता है या टिकट दे देता है। अब अगर क्लर्क ने तरीका बदल दिया, वो बाहर निकले और सबसे उसका क्या ले, कलेक्शन कर ले फॉर्म का। मान लीजिए 50 लोग खड़े हैं तो 50 का पहले वो कलेक्ट करे, फिर बारी बारी से एक एक का उठाए और एंट्री करते रहे। हो सकता है ये 25 लोग का जब कलेक्ट कर रहा था उसमें सपोज मान लेते हैं 5 मिनट समय लगा या 10 मिनट समय लगा। इस 10 मिनट में हो सकता है कि जो पहला व्यक्ति था उसे एक टिकट करवाना था फ्रॉम से दिल्ली टू बॉम्बे, और मान लेते जिस ट्रेन में करवाना चाहता था उस ट्रेन में उस दिन का केवल एक ही टिकट बचा था। अब इसको 10 मिनट का जो गैप मिला, इसमें हो सकता है किसी दूसरे लाइन से, किसी दूसरी जगह से किसी व्यक्ति ने 10 मिनट के दौरान टिकट बुक कर लिया और इसको नहीं मिला। देखिए, अगर तुरंत का तुरंत करता तो शायद इसको मिल जाता, बट चूंकि जो प्रोसेसिंग टाल दी गई, डेफर कर दी गई, इसकी वजह से रिजल्ट दूसरा मिला। तो ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां पे हमें कैसा चाहिए, रियल टाइम प्रोसेसिंग, मतलब वास्तविक समय में ही प्रोसेसिंग होना आवश्यक है। मैं जैसे ही इनपुट सबमिट करूं उसको तुरंत का तुरंत प्रोसेसिंग चालू हो जाना चाहिए। अब जैसे मौसम विभाग का, अगर मुझे डेटा मिला कि फला जगह पे कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, अगल बगल बहुत तेजी से हाई दबाव का क्षेत्र बन रहा है, और हमने सोचा इसको कल आके प्रोसेस करेंगे, तो पता लगा तूफान आके निकल जाएगी, तब आप बताओगे कि तूफान आने वाला है। तो ऐसे प्रोसेसिंग जहां पे टाला नहीं जा सकता, इनको कहते हैं रियल टाइम प्रोसेसिंग। और ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो किसी भी इनपुट को उसके वास्तविक समय में प्रोसेस करते हैं, उनको कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। Real-time system is defined as data processing system in which the time interval required to process the and to respond input is so small that it controls the environment. यानी कि यहाँ पर जो समय चाहिए इनपुट से प्रोसेसिंग का आउटपुट देने में या रेस्पॉन्स देने में, वो इतना समय, कम समय होता है कि वो हमारे प्रोसेसिंग को कंट्रोल कर सकता है ना। The time taken by the system to respond to an input display and display of required updated information is termed as response time. तो ऐसे एप्लीकेशंस में जहां पे रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम हो, वहां पे हम लोग कैसा चाहते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना। तो जहां कहीं भी ऑनलाइन प्रोसेसिंग की जरूरत होती है, तो वहां पे हम कोशिश करते हैं कि रियल टाइम प्रोसेसिंग यूज करें। जहां कहीं भी तुरंत का तुरंत प्रोसेसिंग चाहिए, ऐसे जगहों पे हम लोग रियल टाइम का यूज करते हैं। रियल टाइम सिस्टम्स आर यूज्ड व्हेन देयर आर रिजिड टाइम रिक्वायरमेंट, जहां पे हमारे समय की रिक्वायरमेंट बहुत ही रिजिड हो, बहुत ही फिक्स्ड हो कि मुझे इतने कम समय में ही प्रोसेसिंग करना है, रिजल्ट चाहिए, राइट। तो इसके लिए हमारे डेडिकेटेड एप्लीकेशन लिखते हैं जो
इनपुट कैप्चर होते ही उसकी प्रोसेसिंग को शुरू कर देते हैं और आउटपुट को देना शुरू कर देते हैं। ऐसे प्रोसेसिंग में हमारे पास फिक्स्ड और वेल डिफाइंड टाइम कांस्टेंट होता है, अदरवाइज हमारे सिस्टम फेल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, मेडिकल इमेजिंग, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, वेपन सिस्टम, रोबोट्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम एक्सेट्रा। ऐसी जगहों पे समय का निर्धारण, फॉर एग्जाम्पल जो हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, हमारे राडार रियल टाइम में स्कैन कर रहे हैं, 24 घंटे वहां पे स्कैनिंग चल रही है। राडार का काम है कोई इंट्रूजन को डिटेक्ट करना। अगर विदेशियों ने, हमारे दुश्मनों ने कोई मिसाइल छोड़ा और छोड़ते ही हमारे राडार ने अगर उसको कैप्चर कर लिया, अभी हमें पता है कि ये अगले उसको यहां तक पहुंचने में सपोज 15 या 5 मिनट या 10 मिनट लगने वाला है, तो इस 10 मिनट के अंदर ही अंदर हमने डिटेक्ट किया, उसको कैलकुलेट किया कि वो किस दिशा में कितनी तेजी से किस टारगेट की तरफ बढ़ रहा है, और उसी टारगेट से रिलेटेड जो सबसे नजदीक वाला हमारा डिफेंस सिस्टम है उसको हमारे यहां से एक्टिवेशन जाएगा कि आपको इस डायरेक्शन में, इस दिशा में, इतनी स्पीड पे, इस लैटिट्यूड पे, इस लॉन्गिट्यूड पे अटैक करना है, जिससे कि हवा में ही उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। अब देखिए, अगर यहां पर टाइम कांस्टेंट, समय के अंदर उसको रिएक्शन नहीं मिला, तो ऐसे डिफेंस सिस्टम का फेल होना लाजमी है। यू कैन सी हाउ इंपॉर्टेंट इज द टाइम कांस्टेंट। हमारा टाइम कांस्टेंट कितना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी जगहों पर हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक होता है हार्ड रियल टाइम, दूसरा होता है सॉफ्ट रियल टाइम। हार्ड रियल टाइम सिस्टम में हमारा गारंटी होता है कि क्रिटिकल टास्क जो भी है वो समय पर कंप्लीट होंगे, वहां पे गारंटी है कि उतने ही समय में आपको रिस्पांस मिलेगा। In hard real-time systems, secondary storage is limited or missing, and the data is stored in the ROM. In this system, virtual memory is almost never found. यहाँ पे सारा का सारा काम ROM बेस्ड होता है। वहां पे प्राइमरी मेमोरी से भी ज्यादा फास्ट जो काम कर रहे हैं ROM, वहां पे डेटा स्टोर हो रहा है। उसके लिए हार्ड डिस्क वगैरह जैसे स्लो डिवाइसेस को यूज करेंगे ही नहीं, कि वहीं पे डेटा आया, वहीं पे प्रोसेसिंग हुई, वहीं से उसको एक्सेस करके काम कर लिया। यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी मिसिंग होती है हार्ड रियल टाइम सिस्टम में। दूसरा है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में समय की प्रतिबद्धता उतनी अधिक नहीं होती है, हालांकि है बट इतनी प्रतिबद्धता नहीं है। इसमें हम कभी कभी प्रायोरिटी भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। कभी कोई उससे भी हाई प्रायोरिटी का क्रिटिकल टास्क आ गया तो हम उसको पहले टेकअप करेंगे और जो लेस प्रायोरिटी वाला उसके बाद करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास प्रायोरिटी को भी इंप्लीमेंट करने का समय होता है। हार्ड रियल टाइम से इनकी जो यूटिलिटी थोड़ी सी लिमिटेड होती है, जैसे कि मल्टीमीडिया, वर्चुअल रियलिटी, एडवांस साइंटिफिक प्रोजेक्ट, अंडर सी एक्सप्लोरेशन, इन सब जगहों पे हम लोग आमतौर पे सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।